कोरोना पर चिंतित दिखे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। गिरिडीह में कोरोना की गाइडलाइंस की पालन करने की अपील। मौके पर कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। पलामू की जनता में नहीं दिखा कोरोना का खौफ। उपायुक्त की अपील के बाद भी बिना मास्क के नजर आए लोग। शशि रंजन ने की गाइडलाइंस की पालन करने की अपील। बिहार में नाइट कर्फ्यू दिखा सफल। चौक चौराहों पर मुस्तैद दिखी खाकी। 8 बजे से ही बंद कराई गई सभी दुकानें। और देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बिहार में बढ़ते संक्रमण से शिक्षकों के सामने मुसीबतों का अंबार। स्कूल कॉलेज बंद करने के फैसले से शिक्षकों में रोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, जिससे आम जनों का जीवन फिर से प्रभावित होने लगा है। कई लोगों की तरह परिस्थितियों से इस तरीके की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन पटना में 661 नए मरीज सामने आए हैं। संकट काल में शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिससे शिक्षकों के सामने मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। बीता साल भी शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और इस साल भी कुछ वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के स्कूल कॉलेज बंद करने के फैसले से शिक्षकों में काफी रोष है। वे सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कौन होगा शिक्षकों पर रोजगार के संकट का जिम्मेदार। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद है। गौतम, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के सामने एक बार फिर से संकट खड़ा हो गया है और ये रोजगार का संकट है। अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जिस साधन का वो इस्तेमाल किया करते थे, अब सरकार ने उसी पर रोक लगा दी है। बिल्कुल राखी, लेकिन जिस तरह से शिक्षक और जो इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या इस वक्त आन पड़ी है। उन्होंने पिछले 1 साल में सरकार का साथ दिया है, शिक्षकों ने उन परिजनों का साथ दिया है जो कोरोना के संकट में, लेकिन अब उनकी जीविका पर जब असर पड़ता है, उनके पेट पर जब इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि 1 साल तक किराया देना, 1 साल तक किसी तरीके से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य होने लगी, चुनाव हो गए, चुनाव के बाद सरकार का गठन हो गया और अब जब सरकार पटरी पर लगने लगा कि आ गई है, तो ऐसे में अब जाकर के फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा करना या फिर बंद करने का निर्देश देना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके, तो ये वो इंस्टीट्यूशन के जो संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तमाम चीजों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे और हम उसी तरह से स्कूलों को, जो संस्थान है उसको खोलेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ जो जीविका है, जो परिवार पालने की जो व्यवस्था है, किराया है, तमाम वो चीजें जिससे जुड़ी हुई है, ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी और बच्चों के भविष्य से भी सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो जाएगा। तो महज घंटे 2 घंटे खोलने से कोरोना पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो इसी बात को लेकर के नाराजगी है। उन्होंने छात्रों के साथ पहले छात्रों को अपने समर्थन में, संचालकों ने पहले उनका समर्थन लिया, फिर परिवार के लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि कोरोना संकट की घड़ी में अगर स्कूल कॉलेज के साथ साथ अगर शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे तो उसका सीधा असर पड़ेगा। तो यही कारण है कि बिहार के अंदर अभी आमने सामने की लड़ाई है। सरकार के खिलाफ जो बगावत है वो बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के खिलाफ जो आवाज है वो बुलंद होती जा रही है और ये स्वाभाविक है राखी। देखिए, होता ये है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या वैसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिहार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो उनके सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनके परिवार पे कोई इसका सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि जिसको रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है, तो शायद ऐसे लोगों पर इसका सीधा असर होगा। और पिछले 1 साल में कोरोना के संकट से जूझ रहे ऐसे कई लोग हैं जो बेरोजगारी की स्थिति में है। किराया देते देते उन्होंने अंत में बंद करने का ऐलान लिया। तो कहीं न कहीं अब आत्मनिर्भर बिहार इस कोरोना के संकट में कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को। जी राखी।
जी गौतम, जहां शिक्षकों के सामने ये परेशानी है तो वहीं छात्रों के सामने भी बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले 1 साल से उनके स्कूल बंद थे, जिस वजह से उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। और ऐसे में फिर से एक बार सरकार के इस फैसले से उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। जब सरकार बच्चों के भविष्य की बात करती है, वहीं इस तरीके के कदम से क्या बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा? और ऐसे में विपक्ष भी लगातार यही सवाल कर रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का अगर पालन बच्चों से करवाया जाए तो कोरोना नहीं होगा और बच्चे इस प्रकोप से बच पाएंगे। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई भी बर्बाद नहीं होगी, इसके साथ ही शिक्षकों का भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके का कोई कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही? देखिए, सरकार सिर्फ आदेश देती है, वो आंकड़ों को देख रही है, कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है बिहार में उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार को भी एक फैसला लेना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इससे फायदा और नुकसान किसका होगा। आप जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, आप रेलवे के जरिए, हवाई जहाज के जरिए या फिर बस के जरिए या फिर खुद की गाड़ी के जरिए, तो ऐसे लोगों पर आप बंदिश बनाइए। लेकिन आप अगर इंस्टीट्यूट या कॉलेजों को बंद कर देंगे या उनके शिक्षा संस्थान को बंद कर देंगे तो उसमें भी एक लिमिटेशन होता है। मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे जिस क्लास नर्सरी से लेकर के 5 तक के बच्चों को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट बंद रखेंगे और सबसे ज्यादा आप देखिए जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आधे से ज्यादा अब बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि किराया देना या बहुत सारी चीजें हैं जिसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपने बच्चों से पेरेंट्स से सारे 1 साल का जो किराया है जो उसमें रिवेट नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों ने अपने जो फीस है फी को पेमेंट कर दिया। लेकिन अब वो अगर फिर से बंद होगा या फिर से तो खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के साथ साथ पेट पर भी उसका असर सीधे तौर पे पड़ रहा है और उसमें नुकसान जो नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, जो स्कूल है, उस पर उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन जो शिक्षण संस्थान है, जो ट्यूशन पढ़ा करके अपनी जीविका चलाते हैं, वैसे लोगों पर इसका असर साफ तौर पे पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने जितनी फीस लेनी थी वो ले ली। अब एक और फिर से जब नए सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे भी सरकार का जो फरमान है वो कहीं ना कहीं अब कारगर होगा नहीं होगा, ये तमाम वो चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला जनता के हित के लिए सरकार सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नुकसान आम लोगों का होता है। बिल्कुल गौतम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शिक्षकों पर रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद खासा रोष भी देखा जा रहा है और प्राइवेट जो निजी संस्थान है उन्होंने साफ कर दिया है कि सोमवार से वो अपने जो शिक्षण संस्थान है उन्हें खोल देंगे। और लगातार शिक्षक जो है वो अपने अड़ियल रवैये पर यहाँ पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर रही है। तो वहीं बीजेपी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर एक ज्ञापन उन्होंने सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पद अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटवाने का काम कराया जा रहा है। इसकी शिकायत के बाद भी बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि पदाधिकारियों से जो जबरन झंडा हटवा रहे हैं उन्हें तत्काल चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही देवघर एसडीओ को छानबीन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। यहाँ पे मधुपुर के चुनाव के ये हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां की बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां की झंडा और बैनर लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे सा मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं। कोरोना का गाइडलाइंस है, इसी का ब्रॉड गाइडलाइंस क्लियर कट आया हुआ है। हम लोगों को सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम लोग निर्देश है वो कराया जा रहा है।
हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूँ, ईसीए का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल का फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सके। चुनाव हो रहा है सर, तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने सीधे सीधे जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि वो जेएमएम के इशारे पर काम कर रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास शुभम? शुभम, क्या आपको अब हमारी आवाज मिल पा रही है? संपर्क साधने की यहां फिर से कोशिश करेंगे। तो पदाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि जो भी यहां दोषी मिले उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बीजेपी ने जेएमएम को लेकर शिकायत की है और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेएमएम के इशारे पर यह जिला प्रशासन काम कर रहा है और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। ऐसे में जहां एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं पर शिकायतों का दौर भी लगातार जारी है और बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल, 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यहां चुनाव आयोग से उन्होंने मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यह लिखा गया है कि जेएमएम के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रहा है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों से झंडे और बैनर जबरदस्ती हटवाए जा रहे हैं। तो मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी रवि से ये शिकायत की गई है। चुनाव आयोग के दर पर बीजेपी पहुंची है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जहां जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मधुपुर उपचुनाव को लेकर शिकायतों का दौर भी अब चल चुका है। तो शुभम एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो शुभम, जानना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी ने कुछ जेएमएम पर आरोप लगाए हैं और जिला प्रशासन पर कड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि जो जिला प्रशासन है वो जेएमएम के इशारों पर काम कर रहा है। बिल्कुल राखी, देखिए मधुपुर उपचुनाव ना अब एक चुनावी संग्राम के रूप में देखा जा रहा है और कह सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल ये जो मामला है कह सकते हैं अब तो चुनाव आयोग से जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरीका से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल रांची के चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंचता है कि मधुपुर में जो कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कहा गया है चुनाव आयोग से, साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के बैनर और पोस्टर और झंडे को हटा दिया गया है मधुपुर के जिला प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस बात को ये दर्शाता है कि चुनाव में कुछ भी संभव है। और जिस तरीका से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल हेमंत सरकार पे आरोप लगाया है कि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जहां वहां की जिला प्रशासन, जो मधुपुर की जिला प्रशासन है, वो पूरा उनका सहयोग कर रही है और ये चुनाव एक पक्षीय चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव सबके लिए बराबर है और सबको एक भाव से देखा जाएगा। और जिस तरीका से उन्होंने साफ तौर पर देवघर के एसडीओ को यह आदेश दिया है कि जिला प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पोस्टर बैनर वहां से हटा दिए गए थे? जी शुभम, तमाम राज्यों में, अन्य राज्यों में देखा गया है कि बीजेपी की शिकायत लगाई जाती है, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हुआ होगा जब बीजेपी ने विपक्ष की शिकायत लगाते हुए चुनाव आयोग के दर पर पहुंची और उन्होंने कहा है कि जेएमएम के इशारों पर जिला प्रशासन चल रहा है। तो ये तो उल्टी एक तस्वीर यहां देखने को मिली है।
बिल्कुल आके देखिए, जिस तरीका से शुरुआती दौर में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो बंगाल चुनाव की बात कर ले, चाहे वो असम चुनाव की बात कर ले, चाहे वो तमिलनाडु की बात कर ले, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव प्रसार में कह सकते हैं गलत ढंग से उपयोग किया जा रहा है। तो लेकिन अब जो जिस तरीका से झारखंड में मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और हेमंत सरकार पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा है, क्योंकि जिस तरीका से मधुपुर की जिला प्रशासन पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मधुपुर के जो जिला प्रशासन है वो हेमंत सरकार का प्रॉपर सहयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल रहा, और उसी वजह से जो कि घरों पर भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक है, कार्यकर्ता है मधुपुर में, उनके घरों पर से जिला प्रशासन की ओर से झंडा और पोस्टर और बैनर को हटा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है, और जिस तरीका से चुनाव आयोग के पदाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल यह देखना होगा कि मधुपुर का जो उपचुनाव है कितना राजनीतिक हलचल और दिखाने को मिलता है, और कह सकते हैं मधुपुर के उपचुनाव के चलते राजनीतिक पारा तो बिल्कुल गर्म है। अब जिला प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। जी शुभम, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त सीएम सोरेन है जो वो मधुपुर में ही है, तो ऐसे में सरगर्मियां तेजी पर है, तो क्या लगता है बीजेपी की इस तरीके के आरोपों के बाद क्या जनता बीजेपी के पाले में आएगी या फिर जेएमएम के साथ ही खड़ी नजर आएगी, और कितनी मजबूती देगा मधुपुर का ये उपचुनाव जेएमएम को? देखिए, अब अगर मजबूती की बात करें और जनता की बात करें, तो जिस तरीका से अब जनता को ही अपने मत का इस्तेमाल कर आने वाले मुखिया का प्रतिनिधित्व करना है और आने वाले मुखिया को चुनना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर उपचुनाव में चुनाव प्रसार करने के लिए रांची से रवाना हो गए। 6 दिवसीय ये चुनाव प्रसार का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और एड़ी चोटी की जोड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगा दी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह दावे भी किए हैं कि इस बार का जो मधुपुर उपचुनाव होगा इस बार गठबंधन की झोली में गिरेगा। तो कह सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी इस दौर में कहीं पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता लगातार मधुपुर की जनता के बीच जा रहे हैं और मधुपुर की जनता को अपनी कार्यों का कह सकते हैं लुभावना देकर अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर की मधुपुर की जनता क्या चाहती है, मधुपुर की जनता किसका वोट अपने समर्थन में देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है राखी, जिस तरीका से मधुपुर के उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने हथकंडे अपनाने में लगी है, और इसी वजह से तमाम स्टार प्रचारक, चाहे वो मंत्रियों की बात कर ले, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, एक एक करके वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव का असर बखूबी झारखंड में देखने को मिलेगा, और झारखंड की जनता उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। 17 अप्रैल का वो दिन है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर के मधुपुर में जो उपचुनाव है वो किसके झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 प्रत्याशी हैं, गंगा नारायण सिंह एक तरफ और एक तरफ हफीजुल अंसारी। दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर को कह सकते हैं अब जवाब राज्य की जनता देगी, मधुपुर की जनता देगी, और उस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहेगा। जी शुभम, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी और हेमंत सोरेन दोनों ही कांटे की यहां पर टक्कर जेएमएम और बीजेपी में, लेकिन क्या लगता है कि दोनों के प्रत्याशी काफी स्ट्रांग है, तो क्या लगता है कि बीजेपी का दबदबा ज्यादा है इस वक्त या फिर जेएमएम का दबदबा ज्यादा है, और क्या कोरोना के इस मुश्किल वक्त में कोरोना भी इस उपचुनाव को यहां पर प्रभावित कर सकता है? देखिए, पहले तो बात कर रहे हैं अगर कोरोना की राखी, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी चुनावी रैली होगी, जो भी चुनावी सभा होगी, वो कोरोना के बनाए गए नियम और प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात बताऊं आपको, तो वहां पर संपूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त जिला प्रशासन को सख्ते में आना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी इस पर कड़ी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए चिंताजनक विषय बन चुका है। अगर मजबूती की बात करें प्रत्याशियों की, दूसरा सवाल था आपका, तो मैं बात करूं जिस तरीका से एक तरफ हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल अंसारी, हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल अंसारी को मुख्य कह सकते मंत्री बना दिया, और मंत्री पद देने के बाद एक वोट बैंक पर असर जरूर पड़ा है, क्योंकि सिंपैथी वोट है, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर की जनता हफीजुल अंसारी को एक अपना उम्मीदवार सामने देखना चाहती है। लेकिन जिस तरीका से गंगा नारायण सिंह की बात कर ले, भाजपा और आजसू के गठबंधन से कह सकते एक प्रत्याशी खड़े हैं, गंगा नारायण सिंह भाजपा के
के तरफ से, तो उनका भी ग्राउंड पे पकड़ इतना मजबूत है और एक कह सकते हैं लोकप्रिय नेता है वहां के और लोकप्रिय फेस है, तो मधुपुर की जनता उनके तरफ भी है। तो कांटे की टक्कर जरूर है, दोनों तरफ बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा आखिर मधुपुर की जनता ने किसे अपना मत दिया है और इस बार आगे आने का अवसर प्रदान किया है और कौन मधुपुर का नेतृत्व करते हुए नजर आएगा। जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मधुपुर उपचुनाव को देखते हुए लगातार यहां सियासत गर्म है और मधुपुर उपचुनाव में झंडा हटवाने को लेकर और इसके साथ ही बैनर जबरन हटवाने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के दर पर पहुंची है बीजेपी और जेएमएम और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन जेएमएम के इशारों पर काम कर रही है और इसी को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है। कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे राज्य में नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका समय रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का है। आपको बता दें कि राजधानी में नाइट कर्फ्यू का दूसरा दिन पूर्ण रूप से सफल दिखा। वहीं प्रशासन जिले के हर चौक चौराहा पर मुस्तैद दिखी और साथ ही 8 बजते ही सभी दुकानें बंद करवाने में जुट गई। नाइट कर्फ्यू में केवल अस्पताल और दवा की ही दुकानें खुली रहेंगी और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है और इसके साथ ही जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की यहां प्रशासन के द्वारा बात कही गई है। तो गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया है और इसी के तहत रांची में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसको लेकर खाकी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आम जनता जो है वो कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करे। लगातार चेकिंग की जा रही है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जो शहर के जो मुख्य द्वार है, मुख्य मार्ग है, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। लगातार खाकी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। चौक चौराहों पर खाकी लगातार तैनात है ताकि लोगों से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करवाया जा सके। जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है, बड़े पदाधिकारियों का जैसा आदेश निर्देश मिलता है, उसके हिसाब से सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। सिर्फ दवा दुकानें खुली रहेंगी और चाकरियाँ जो जितने भी रेस्टोरेंट जो टेक अवे सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सभी खुली रहेंगी। उसके बाद बाकी सारी दुकान बंद रहेंगी। सर, अगर कोई दुकान खुली पाई गई फिर क्या कार्रवाई की जा रही है? खुली पाई जाने तो उनके खिलाफ जो नियमानुकूल कार्रवाई होती है, नियमानुकूल कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और IPC की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने मधुपुर उपचुनाव को लेकर बात के साथ ही कोरोना को लेकर तैयारियों पर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ मीडिया के साथ समक्ष उन्होंने ये बातें रखी और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। मौके पर उनके साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्या कुमार सोनू और कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री लगातार सतर्क हैं और इसी कड़ी में वो गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने सरकार ने जो कोरोना को लेकर काम किया है उसके बारे में जानकारी साझा की। मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद दिखे और गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के द्वारा जो भी कोरोना को लेकर काम किए गए हैं, जो भी गाइडलाइंस दी गई है, उन्हें मीडिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से लोगों से अपील की कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका लगातार पालन किया जाए, तभी कोरोना की इस चेन पर ब्रेक लगाया जा सकता है। गिरिडीह में पिछले बार भी जो डीसी थे उनको ये निर्देश दिया था कि रात को दवाई की समस्या लोगों ने बताई थी मुझे, तो मैंने वो निर्देश दिया था और शायद संभवतः दवाई भी चालू हो गई। ठीक है, आप इस चीज को भी देखिए कि हम जब आए थे तो हमने निर्देश दिया और हम बहुत जल्दी धनबाद के लिए, अभी धनबाद में तुरंत जो है अभी 8.5 करोड़ रुपया हमने सदर अस्पताल के लिए फिर से दिया।
हम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर मौजूद है। मुन्ना, जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री गिरिडीह पहुंचे जहां उन्होंने कोरोना की जो गाइडलाइंस है लोगों से एक बार फिर से अपील की कि उन सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, दरअसल कल मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता जी मधुपुर जाने के क्रम में गिरिडीह पहुंचे थे। वे यहाँ नए परिसदन में रुके थे, पत्रकारों के बीच उन्होंने बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की स्थिति आज पूरे देश में बन रही है कोरोना की, उससे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ संघर्ष कर रही है और किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों को उचित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर तरह का हर स्टेज पर वो काम कर रही है। सरकार अभी बेड बढ़ाने के लिए लगी हुई है, सरकार कोविड सेंटर को बढ़ा रही है। सरकार जिस तरह से चूंकि अभी पिछले लॉकडाउन में जिस तरह का सरकार को परेशानी झेलनी पड़ी थी, वो सब देखते हुए इस बार नए तरीके से उसको अमल करने का प्रयास कर रही है। सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो कोविड का जो पूरा सिस्टम है, कोविड का जो नियमावली तय किया गया है उसके हिसाब से लोग रहे, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं हो और सरकार जरूरत पर जिस तरह की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लोगों को मदद भी करती जा रही है और करेगी भी। जी मुन्ना, स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर कहा कि हेमंत सरकार द्वारा तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और जहां तक मधुपुर उपचुनाव की उन्होंने बात की और आपने बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार गाइडलाइंस तो दे रही है, लेकिन मधुपुर उपचुनाव के मंच पर जहां हेमंत सोरेन पहुंचते हैं वहां कोई भी कार्यकर्ता मास्क के साथ नहीं दिखाई देता है। तो क्या सरकार इसी तरीके की गाइडलाइंस का पालन करने की लोगों से अपील कर रही है? जी, दरअसल कल मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव जहां पर है, चुनाव में भी प्रयास किया जाएगा कि कोरोना का कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका फॉलो किया जाए और इसी प्रयास के साथ चुनाव में लोग उतरेंगे और इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी गाइडलाइन दिया जा रहा। कल उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठक भी किया था जिसमें उन्होंने बहुत तरह के संदेश भी दिए हैं लोगों के बीच में कि आप इसका कोविड-19 का गाइडलाइन का फॉलो करें। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।